जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड सीरीज में। आज का टॉपिक है महाजनपद काल। तो आपको बता दें कि ये सीरीज डेली सुबह 8 AM पर होते, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं महाजनपद काल के बारे में, डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल से जानते हैं महाजनपद काल का समय। इसका 600 ईसा से 420 तक था। 600 से 420 तक था। 620 से लेकर के इसका 420 तक का समय था। 420 तक का समय था। अंगत्रक निकाय में बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद थे। अंगत्रक में 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र जैन धर्म में भी 16 महाजनपद थे। अष्टाध्यायी में भी 22 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे कुल। कुल में 14 में राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। राजतंत्र यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। गणतंत्र और दो गणतंत्र थे। दो गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है इसमें प्रजा चुनाव होता है। था उसमें प्रजा चुनाव करती थी, प्रजा का शासन होता था। वाणिज्य दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? महाजनपद काल में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र महाजनपद कौन सा था? तो बज्जी बज्जी था। इसका बज्जी था। और दूसरा कौन सा था? मल्ल। दूसरा मल्ल था। मल्ल दूसरा था। दूसरा मल्ल था। दूसरा था मल्ल। अब महाजनपद काल की राजधानी जान लेते हैं। महाजनपद काल है ये, और ये इसकी राजधानी है मगध। मगध की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत। मगध की राजधानी कई बार आई हुई है। राजगृह, गिरिवज्र और पाटलिपुत्र। राजगृह, गिरिवज्र और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी। अंग, अंग की राजधानी चंपा। अंग की कौन सी राजधानी? चंपा। कौशल सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है जो साकेत या श्रावस्ती इसकी राजधानी। अवंती, उज्जैन, महिष्मती। उज्जैन, महिष्मती। अवंती भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इंपॉर्टेंट, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। अंग की चंपा। चंपा। कौशल सरयू नदी के सहारे साकेत श्रावस्ती। अवंती की उज्जैन, महिष्मती। उज्जैन, महिष्मती। उज्जैन, महिष्मती। हम्म। और गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की तक्षशिला। काशी, वाराणसी। काशी, वाराणसी। पंचाल गंगा दो भागों में विभाजित था। पहले भाग की अछित्र और दूसरे भाग की कापिल्य। कापिल्य रचना थी बज्जी। बज्जी की क्या थी? बज्जी की वैशाली। आप इसका पढ़ा तो बज्जी, बज्जी वैशाली। बज्जी वैशाली। कम्बोज की हाटक राजापुर। हाटक राजापुर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। महाजनपद काल का कौन सा महाजनपद घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? हाटक। हाटक, कम्बोज, हाटक। अस्मक। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान पैटर्न थी। मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन। मत्स्य की विराटनगर। मत्स्य की इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। कुरु की कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। वत्स्य की राजधानी कौसंबो। वत्सम्ब की राजधानी कौसंबी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। दो महाजनपदों ऐसे थे जो वर्तमान भारत सीमा से बाहर हैं। कम्बोज और गांधार। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, मतलब दो, ये कम्बोज और ये गांधार है ना, ये बाहर है, मतलब भारत के अंदर नहीं है। ये अफगानी क्षेत्र की साइड पड़ते हैं। अफगानी क्षेत्र में आते हैं। अफगानी क्षेत्र में आते हैं। अफगानी क्षेत्र में। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे। 8 तो यूपी में हो जाते। सबसे ज्यादा महाजनपद कहाँ कौन से राज्य में थे भारत में? तो यूपी में 8 थे। सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। मगध सब सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। ये सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। मगध साम्राज्य। अब डिटेल में जान लेते हैं। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? क्वेश्चन ऐसे बनता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध साम्राज्य। मगध से पहले शक्तिशाली काशी था। मगध से पहले भी काशी हुआ करता था। मगध की वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। मगध की वर्तमान स्थिति कैसे? पूर्वी यूपी में, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्कर्ष मगध साम्राज्य का टाइम पीरियड कब तक था? 544 बीसी से 185 बीसी तक था। 544 से 185 बीसी तक था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश क्रमशः है, आप ऐसे याद करते हो, HSNM। HSNM किस? HSNM याद कर सकते हो। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहदस्थ थे। महाभारत कालीन से बृहदस्थ।
पुत्र थे इनके जरासंध, राजधानी गिरिजा। अब जरासंध को मतलब कि ये पुत्र थे, इसको भीम ने मारा था, भीम ने मारा था। और इसको मतलब वरदान था कि ये चीड़ देते थे, आप पे चिपक जाता था वो, आपको पता होगा, कहानियों में सुना होगा आपने। तो वही थे ये। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख मिलता है। हर्यक वंश आ जाता है। हर्यक वंश का शासन 544 बीसी से 412 बीसी तक था। संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार। 544 से 492 बीसी तक था इसका। अन्य अन्य नाम श्रेडिक। जैन साहित्यकार इसको श्रेडिक कहा करते। जैन अन्य नाम क्षरोत्तोदश, यानी मत्स्य पुराण से इसको क्षरोत्तोदश कहते थे। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शासन काल था इसका हर्यक वंश बिंबिसार का। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 52 वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार ने, 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। अब भाई राज्य विस्तृत करने के लिए उसने शादी करने का सहारा लिया था। महाकोसला कौशल नरेश प्रेसजीत की बहन थी। मतलब उन्होंने महाकोसला से अपनी शादी की थी। फिर उनकी बहन कौशल नरेश प्रियसीन की बहन थी। काशी उन्होंने दहेज में दे दिया था। काशी उन्होंने दहेज का पहला उदाहरण बना था। पहला उदाहरण दहेज उन्होंने ही दिया था। चेलना चेटक की पुत्री थी। जेमा भद्र प्रदेश की राजकुमारी, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, पर उनकी पत्नी चेलना के कहने पर, उनके कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पहले, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था उन्होंने। राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। मतलब दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु उसके छोटे पुत्र अजातशत्रु ने को ये बात पसंद नहीं आई, तो उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या ही कर दी, गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार को मतलब ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृअंतरा कहा गया था। मतलब पितृअंतरा यानी कि पिता की हत्या कर कर उसकी गद्दी पर बैठना, उसको पितृअंतरा कहते हैं। अजातशत्रु भी इसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या, अजातशत्रु को फिर उदयन मतलब इसके पुत्र ने मार दिया, फिर वो उसकी गद्दी पर बैठ गया। ऐसे ही चलता गया भाई, बाप बेटे को मार दिया। अजातशत्रु अन्य मतलब कुड़े का नाम पितृअंता कहते हैं। माता इसकी महाकौशला थी। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संघ थी सप्तपूर्णी राजगृह। महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके। महाकश्यप अध्यक्ष थे। काशी के लिए प्रेसजीत से संघर्ष, यानी कि काशी पहले तो बिंबिसार को दी गई थी, पर इसने जब अपने पिता की हत्या कर दी तो उन्होंने ले ली थी इसमें। तो विजय हुआ, संघर्ष हुआ और विजय हुआ। और बाजीराव से विवाह हो गया। बाजीराव से विवाह हुआ और जो प्रेसजीत की पुत्री थी, यानी कि अपनी मामा की बेटी से इसने विवाह कर ली, शादी कर ली थी। इसके बाद फिर इसने बज्जी और मल्ल संघ को हराया। बज्जी और मल्ल संघ को हराया। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु अनुयायी था। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। इसी के शासनकाल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में ही। उदयन के बारे में, उदयन का शासनकाल का 460 बीसी से 444 बीसी तक द्वितीय पितृअंतरा था, यानी कि द्वितीय पितृअंतरा था। पहला कौन सा? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटली गंगा गंडक व सोन नदी पर है। कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी बनाया। कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता, राजधानी इसने बनाया था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदासक इसके अंतिम शासक थे। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या उसका मंत्री ने शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग ने करके फिर अपना वंश शिशुनाग वंश बनाया था। अब जानते हैं, इसे लिखा होगा। शिशुनाग वंश 412 से 344 बीसी तक। संस्थापक कौन था इसका? शिशुनाग। 412 बीसी से 394 बीसी तक था। राजधानी इसने किसको बनाया था? शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। शिशुनाग के अवंती को जीता प्रबोध को पराजित करके। प्रबोध को कालाशोक का या कालवड़ 394 से 366 बीसी तक इसका कार्यकाल समयकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति
383 BC वैशाली नगर साबरमती अध्यक्ष थे, सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पुनः अपनी पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने। इसके 10 पुत्र में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद ने छुरा घोंपकर यानी महापद्मानंद ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर महापद्मानंद ने नए वंश अपने की नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना करता है फिर महापद्मानंद अपने की। और नंद वंश का शासनकाल कब था? 344 से 323 BC तक था। 344 से संस्थापक कौन थे इसके? महापद्मानंद। अन्य नाम उग्रसेन, एकरट, सर्वचतंग, परशुराम। परशुराम का सेकंड अवतार है यानी कि द्वितीय अवतार परशुराम का, जो कि क्षत्रियों का व्रत करता था। अप्रोस, परुम और बहुवर्व। इनके समकालीन पाणिनि था। धनानंद। इसे अग्रहामाजी नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण 326 BC इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में, ध्यानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर तिर- 3 ग्रंथों का मुनित्र कहते हैं। महाभाष्य पतंजलि ने कहा। वर्तिका कात्यायन ने निर्माण किया है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। और सिकंदर की बात करें। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। भारत का पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक डायरेस फर्स्ट था। वंश कौन सा था इसका? अकमनी साम्राज्य। इसने गंगाधर कम्बोज को जीत लिया था। यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। गोलमाला या उर्बेले का युद्ध 331 BC में हुआ था। डैरेस तृतीय और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें सिकंदर की विजय हो जाती है और डैरेस तृतीय हार जाता है। सिकंदर की विजय हो जाती है इसमें। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। पिता इसके फिलीपींस से, माता ओलंपिया। उपनाम इसका अलेक्जेंडर। उपनाम सिकंदर का उपनाम इंपॉर्टेंट रहता क्या है? अलेक्जेंडर। भारत में 326 BC में आया था, वापस 325 BC में चला गया। यानी कुल सिकंदर भारत में कितने महीने रहा था? 19 महीने भारत में सिकंदर रहा। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध होता। हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम युद्ध, बेतस्ता युद्ध 326 BC में राजा पूर्व वर्षस सिकंदर में हुआ था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना हार गई और उसने मना कर दिया। हैरान हो गए, युद्ध करते करते उसने मना कर दिया। और सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु का गुरु था प्लेटो का गुरु कौन था? सुकारात। अरस्तु ने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। अरस्तु की किताब कौन सी? पॉलिटिक्स, राजनीतिक है। और प्लेटो की किताब कौन सी है? रिपब्लिक इसकी किताब है, पुस्तक का नाम है। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। बहुकेफला निकाया नगर बसाया। बहुकेफला नगर, इसने अपने घोड़े के नाम पर बहुकेफला निकाया नगर बसाया था। सिकंदर की मृत्यु 323 BC बेनीलोन इराक में हुई थी। मात्र 32 साल की उम्र में ये मर गया था, यानी कि 31-32 साल में ये समाप्त रपट गया था। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल था 322 BC से 185 BC तक था। संस्थापक कौन थे इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य की? पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री कौन था इसका? प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य। अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भारत के मैकियावेली थे। इनका चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य भारत के मैकियावेली थे। इनकी पुस्तक कौन थी? इनकी पुस्तक चाणक्य की अर्थशास्त्र। राजनीति से संबंधित पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। अर्थशास्त्र राजनीति संबंधित पुस्तक है वो। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 BC तक था। पत्नी इनकी दुर्धरा थी। पत्नी कौन सी? दुर्धरा। अन्य नाम भारत का मुक्तिदाता भी चंद्रगुप्त को कहा जाता। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या? भारत का मुक्तिदाता। एड्रोडेक्स सेंट्रोकोर्स, यानी कि एड्रोडोस तो एप्लियन व लुफ्टसार्ड ने कहा था और जस्टिन ने कहा था इसको सेट्रोकोर्स। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं। 305 BC में सेलुलस निकेटर से युद्ध हुआ था। 305 BC में सेलुलस निकेटर से युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर से इसका युद्ध हुआ था। निकेटर हारने के बाद अपनी बेटी कॉर्लेनिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करती थी और दहेज में
निकेटर में और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार और मकरान, हेरात दिए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत दे दिए थे। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेघनास्तीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेघनास्तीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका। पाटलिपुत्र का प्रशासन। मैग्नेस्टीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मैग्नेस्टीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन ने जारी कराया था। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? रुद्र दामन ने जारी कराया था। इसी से सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। गुजरात में वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। पुष्यगुप्त ने संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है ये। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन धर्म का अनुयायी था? इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रावणबेला कर्नाटक चले गए थे। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना या सांतारा का था। सांतारा भी इसको बोल सकते हैं। सांतारा व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग। सांतारा व्रत क्या होता है? यानी कि भूखे रहते हैं, अपने संन्यास चले जाते हैं, तपस्या करते बैठकर, कुछ खाते पीते नहीं है, तो फिर इनके अपने आप प्राण चले जाते हैं। संतारा प्रथा ये है। बिंदुसार की बात करें 298 बीसी से 273 बीसी तक इसका शासनकाल था। अन्य नाम अमित्रघात, बारिश, भद्रसार, सिंचन और अमित्र कोटी जी। इसके दरबार में फिलाडेंस एवं डायोमेकस आए थे। टालमी सेकंड मिस्र ने भेजा था इसको, और एसाटनिया सीरिया ने भेजा था। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी इसके समय में, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के 2 पुत्र सुसीम और अशोक इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य थे। बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य ही थे। सम्राट अशोक की बात कर लेते हैं। जन्म 304 बीसी में होता। माता शुभ धांगरी। अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के नाम अभिलेख कहाँ का मिला? तो मास्की कर्नाटक में मिला है। गुजरा मध्य प्रदेश। नेट्टूर कर्नाटक। उदयगोलन कर्नाटक। बाबर अभिलेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बाबर अभिलेख राजस्थान में मिला है और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बनाया है। कौन से अभिलेख में बनाया है? बाबर अभिलेख में। कहाँ पर मिला? राजस्थान में। अभिलेखों की खोजा टी फैंतलूर ने 1750 में की थी। 1837 में मतलब अभिलेखों को खोजा किसने था? इसके अभिलेखों को टी पेंथलर ने, पर इसे पढ़ा नहीं गया 1750 में। फिर इसको पढ़ा कितने था? 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है? भारत की ब्रह्मलिपि। इंपॉर्टेंट तो यही दो हैं। खरोष्टी पाकिस्तान की खरोष्टी लिपि है तो इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान की अरामिक लिपि। एशिया माइनर तुर्की की ग्रीक लिपि। भारत की भाषा लिपि कैसी थी? इसकी ब्रह्मा लिपि। पाकिस्तान की खरोष्टी लिपि। पाकिस्तान की कैसी थी? खरोष्टी लिपि थी। कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में हुआ था। यानी कि 8वें वर्ष, इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था अशोक के में, उड़ीसा में। कलिंग की राजधानी तोसली थी। राजा इसका पदना नदी दया नदी के किनारे पर था। कलिंग दया नदी के किनारे पर स्थित है। अशोक की नीति भेरी घोष की नीति युद्ध नीति थी। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति थी। फिर इसमें मतलब कि इसके बहुत सैनिक मारे गए थे। 250 टोटल सैनिक मारे गए थे इन्हों के। तो फिर उन्होंने शांति का फैसला चूज कर लिया कि शांति हम चूज करेंगे। कलिंग के युद्ध के बाद उसने धम्मघोष का मतलब है कि शांति की नीति अपना ली। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे से निग्रोध से ली। प्रेरणा तो बौद्ध शिक्षा उपगुप्त से निग्रोध से तो इन्होंने प्रेरणा ली, उपगुप्त से शिक्षा ली।
अशोक की पत्नी कौन कौन सी थी? देवी। देवी का महेंद्र पुत्र था, संघमित्रा और चारुमती दो पुत्र थे। एक पुत्र दो पुत्र, संघमित्रा और चारुमती थी। कारुबा की दूसरी पुत्र पत्नी कौन सी? कारुबा की। इसका तीवर नाम का पुत्र था, पद्मावती। तीसरे पुत्र कुणाल। कुणाल इसका उत्तराधिकारी था। कुणाल इसका उत्तराधिकारी था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया था? श्रीलंका किस किसको भेजा? महेंद्र अपने पुत्र और संघमित्रा अपनी पुत्री को भेजा था। तक्षशिला मन जातिका को भेजा था। हिमालय क्षेत्र में मंजिम को भेजा था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेख कितने? 14। 14 शिलालेख हैं अशोक के। 14 स्तंभ 7 हैं और गुहालेख कितनी है? 7। 3 गुहालेख कितनी है? 3 गुहालेख 3 हो जाते हैं। 14 शिलालेख अशोक के। 14 शिलालेख। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समाप्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, यानी कि अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे पुत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णन है कि समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं? तो पहले शिलालेख में वर्णन है। दूसरे में पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख है। चेल वंश और चोल वंश, पांड्य वंश, सत्य पुत्र वंश का भी उल्लेख किया गया था। अधिकारी राज्यों को युक्तक और प्रदेशक प्रत्येक 5 वर्ष में ब्राह्मण भेरी। चौथे में शिलालेख में भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई गई। धम्म महाशास्त्र महामात्र का। छठे में आत्मनियंत्रण। यदि जन कल्याण की बात है तो उसके उत्तराधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। अगर जन कल्याण के लिए किसी भी समय कराते हैं। धार्मिक समन्वय 259 BC बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष हुई थी। धम्म यात्रा के बारे में 249 BC लुम्बानी 20वें वर्ष में वर्णन। कलिंग 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का और सद्भावना का 14वें में वर्णन किया गया है। अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं। दिल्ली टोपरा, मेरठ टोपरा, कौशाम्बी, लोरिया नंदागढ़, लोरिया आरोजा, रामपुर व अशोक स्तंभ लेख। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से में? नाभिकीय भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। मौर्य काल का समाज कैसा था? मौर्य काल का पितृसत्तात्मक समाज था। भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत और पाली। सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया था। मुद्रा कौन सी थी इसकी? पढ़ करेंसी पन इसकी मुद्रा थी। अधिकारी वर्णन। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का अधिकारी राजकीय भूमि से प्राप्त आय का। समर्थ राजस्व विभाग। संदिग्धता कोषाध्यक्ष प्रेदिष्टा फौजाधिकारी विभाग। धर्मस्थ दीवानी विभाग। आशा है दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो आप। आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आप। और बताना हमें कोई कमी हो तो हम उस कमी को ज़रूर सुधारेंगे हम। आपकी एक राय से ही सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बता देना आप।